आप देख रहे हैं दुनिया भर की खबरें। आज है 1 जून 2026। मैं हूं आदिल खान आज़ाद। खबरों का सिलसिला तफसील से शुरू करें उससे पहले कुछ झलक देख लीजिए कि आज इस बुलेटिन में आप देखने क्या जा रहे हैं। 2 दिन में 2 आयरन डोम की तबाही की तस्वीरें आई सामने। ईरान ने दोबारा हासिल कर ली खतरनाक ताकत। रिपोर्ट से हुआ खुलासा। अमेरिकी एयरफोर्स को ईरान ने पहुंचाया बड़ा नुकसान और जंग की बड़ी तैयारी की तस्वीरें आई सामने। ईरान पर कभी भी हमला मुमकिन ऐसा लगता है। तो चलिए शुरू करते हैं 5 से 6 बड़ी खबरों से सजा हुआ ये वीडियो, और इसमें बहुत सी अहम खबरें और भी हैं। पहली खबर यह है कि हिजबुल्लाह का एक और बड़ा दावा सामने आया है तस्वीरों के साथ। ग्रुप का कहना है कि उसने इस्राएली फोर्सेस के एक और आयरन डोम लॉन्चर को निशाना बनाया है और इसकी तस्दीक के लिए 1 जून 2026 को एक वीडियो जारी किया गया है, जिसे आप इस वक्त अपने स्क्रीन पर देख भी रहे हैं। हिजबुल्लाह के मुताबिक ये स्ट्राइक 27 मई को लेबनान के बॉर्डर के करीब जल अल आलम साइट पर की गई थी। तस्वीरें 1 जून को आईं। कहा जा रहा है कि एक फाइबर ऑप्टिक गाइडेड FPV ड्रोन के जरिए आयरन डोम लॉन्चर को सीधे टारगेट बनाया गया। वीडियो में ड्रोन अपने टारगेट की तरफ बढ़ता हुआ और फिर स्ट्राइक करता हुआ दिखाई दे रहा है। कल भी एक वीडियो जारी करके 26 मई को एक आयरन डोम तबाह करने का दावा किया गया था। ईरान की न्यूज़ एजेंसी इरना ने ये तस्वीरें 1 जून की शाम 7 बजे शेयर की हैं। उधर रिपोर्ट्स में कहा गया है कि हिजबुल्लाह के बारूदी ड्रोन के धमाके में इस्राएली आर्मी के कई जवान जख्मी हुए हैं। हालांकि एक जवान मारा गया, ये तो खुद इसराइल के मीडिया और इसराइल की आर्मी ने तस्लीम कर लिया है। हिजबुल्लाह सपोर्टेड मीडिया इस हमले को इसराइल की एयर डिफेंस के लिए एक और बड़ा झटका बता रहा है। हालांकि इसराइल की तरफ से अभी तक इस वीडियो पर और सो कॉल्ड नुकसान पर कोई तफसीली बयान सामने नहीं आया है। लेकिन लेबनान फ्रंट पर जारी इस टकराव में ड्रोन अब सबसे असरदार हथियारों में से एक बन चुके हैं और दोनों तरफ से लगातार ऐसे हमले देखने को मिल रहे हैं जिनके पास बेहतर और एडवांस एयरफोर्स नहीं हैं। अब ड्रोन उनका सहारा है। ईरान के पास भी काफ़ी ड्रोन्स हैं। आप जानते हैं उसने ड्रोन की टेक्नोलॉजी में महारत हासिल की है। दूसरी खबर ये है कि अमेरिका की एयर पावर को बड़ा झटका और बड़ा नुकसान पहुंचाने वाली एक तस्वीर सामने आई है। अमेरिकी एयरफोर्स का KC-135 स्ट्रैटो टैंकर एयरक्राफ्ट, जो ईरानी मिसाइल हमलों के दौरान सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर नुकसान झेल चुका था, अब टेम्पररी रिपेयर पैच के साथ दिखाई दिया है। मरम पट्टी, उसके फाये वगैरह लगे हैं। ये तस्वीरें 1 जून को सामने आईं। ब्रिटेन के एयरफोर्स अड्डे पर देखे गए इस एयरक्राफ्ट की तस्वीरों में उस ढांचे के कई हिस्सों पर रिपेयर पैच साफ दिखाई दे रहे हैं। इसका नुकसान खबर नहीं है, खबर आगे है। क्या रहा है? एयरक्राफ्ट के निचले हिस्से, टेल सेक्शन, वर्टिकल स्टेबलाइजर, फ्लैप्स और दूसरे हिस्सों पर नुकसान के निशान मौजूद हैं, मानो चेचक हो गई हो। इतना ही नहीं, उसका रिफ्यूलिंग बूम भी हटाया दिखाई दे रहा है, जिससे अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि उसे काफ़ी भारी नुकसान पहुंचा था। मिलिट्री ऑब्जर्वर्स का कहना है, ये पॉइंट है, ये कहना है कि ये सिर्फ एक एयरक्राफ्ट की कहानी नहीं है। ये इस बात का इशारा है कि ईरान की मिसाइल और ड्रोन कैंपेन अमरीकी और इस्राएली एयर ऑपरेशंस के उस लॉजिस्टिक नेटवर्क तक पहुंचने में कामयाब रही जो पूरी एयर पावर को सहारा देता है, यानी पावर हाउस तक ईरान पहुंचने में कामयाब रहा। आमतौर पर जंग में फाइटर जेट्स पर फोकस किया जाता है, लेकिन अब तस्वीर बदल रही है। ईरान सिर्फ लड़ाकू जहाज़, फाइटर जहाज़ों को नहीं, बल्कि उन टैंकर्स, रडार और सपोर्ट सिस्टम को भी निशाना बना रहा है जिनके बिना एयर सुपीरियरिटी कायम रखना मुश्किल हो जाता है। मामला बैलेंस होता चला जा रहा है। यही वजह है कि इस KC-135 की तस्वीरों को कई लोग ईरान के हमलों के असर का एक अहम सबूत मान रहे हैं। ईरान ने ड्रोन टेक्नोलॉजी में जो महारत हासिल की, वो अमेरिका के एडवांस फाइटर जेट्स को और उनके खुराक बनने वाले रिफ्यूलर्स को नुकसान पहुंचा रहा है। ईरान के ड्रोन, ईरान की मिसाइलें। आगे बढ़ते हैं। एक और खबर ईरान के हवाले से। ईरान ने दुश्मन के दावों और इरादों को बड़ा झटका देते हुए अपनी मिसाइल पावर काफ़ी हद तक फिर से हासिल कर ली है। यानी ईरान ने अपनी ताकत को फिर से हासिल कर लिया और वो ताकत
नई जंग छेड़ने के लिए उसे पूरी आज़ादी देती है। 31 मई की रात आई थी ये रिपोर्ट, हमारी 1 जून लग चुकी थी। अमेरिका और इसराइल ने जंग के दौरान बार बार दावा किया था कि उन्होंने ईरान के अंडरग्राउंड मिसाइल बेसिस को भारी नुकसान पहुंचाया। आपने सुना होगा, उन्होंने कहा था कि ईरान की मिसाइल ताकत को पीछे धकेल दिया है, ख़त्म कर दिया है 70%। लेकिन अब सामने आई सैटेलाइट इमेजेस कुछ और कहानी बयां कर रही हैं, और रिपोर्ट अमेरिका से खुद आई है। इस रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने जंग में निशाना बनाए गए अपने 18 अंडरग्राउंड मिसाइल अड्डों में से ज़्यादातर के बंद पड़े एंट्री पॉइंट यानी बंद पड़े रास्ते और दाखिले वाली जगहों को दोबारा खोल लिया है। CNN की रिपोर्ट में कहा गया कि 69 में से 50 ऐसी साइट्स को फिर से इस्तेमाल के लायक बना लिया गया, यानी आधे से ज़्यादा, और यहाँ से अंडरग्राउंड बेसिस तक पहुँचा जाता था और पहुँचा जा सकेगा। ये ऐसे रास्ते हैं जो खोल लिए गए हैं, यानी मिसाइलों तक ईरान की पहुँच फिर से हो गई है और ईरान के हाथ में उनकी मिसाइलें धूल वूल हटा के फिर से आ गई हैं। इसके साथ ही कई दूसरी जगहों पर भी मरम्मत का काम तेज़ी से पूरा किया गया है, ये भी सैटेलाइट इमेजेस से साफ हुआ। दोस्तों, रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि अमेरिका और इसराइल के हमलों के बावजूद बड़ी तादाद में मिसाइलें बच गई थीं, क्योंकि उनका बड़ा हिस्सा इन्हीं अंडरग्राउंड ठिकानों में मौजूद था। मिलिट्री एक्सपर्ट्स का कहना है कि ईरान के पास अब भी करीब 1000 बैलिस्टिक मिसाइलें मौजूद हो सकती हैं, और उनमें से ज़्यादातर इन्हीं अंडरग्राउंड बेसिस में रखी गई हैं। यानी जिस मिसाइल नेटवर्क को जंग के दौरान ख़त्म कर देने के दावे किए जा रहे थे, बड़ी बड़ी डींगें हाँकी जा रही थी, वही नेटवर्क अब दोबारा काम करता दिखाई दे रहा है। और ये जहाँपना का खुद का मीडिया कह रहा है, समझे, ट्रम्प मीडिया। सबसे अहम बात यह है कि ये रिपोर्ट ऐसे वक्त में सामने आई है जब पूरे रीजन में तनाव अब भी कम नहीं हुआ है और ईरान लगातार अपनी फ़ौजी ताकत को दोबारा खड़ा करने में लगा हुआ है। आज ही अमेरिका ने हमला किया था ईरान की कुछ जगहों पर। ईरान ने कुवैत वाले एयरबेस को ठोक दिया मिसाइलों से। अगर ये रिपोर्ट सही साबित होती है कि मिसाइलें वापस पा ली हैं, तो इसका मतलब ये होगा कि जंग के दौरान हुए भारी हमलों के बावजूद ईरान की मिसाइल पावर पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुई थी, बल्कि अब फिर से मैदान में लौटती दिखाई दे रही है। ईरान की ताकत का बाल भी उखड़ा नहीं था। फिर बढ़ते हैं लेबनान की तरफ। लेबनान में एक बार फिर बड़े टकराव का ख़तरा मंडराने लगा है। इसराइल की तरफ से बेरूत के दाहिया इलाके पर हमले की वार्निंग दिए जाने के बाद बड़ी तादाद में लोग अपने घर छोड़कर निकलने लगे हैं। अपने घर में ही जिला वतन होना, बेघर होना क्या होता है, लेबनान की तस्वीरें बताती हैं। सामने आए वीडियो में देखा जा सकता है कि साउथ बेरूत से बाहर जाने वाली सड़कों पर लंबा ट्रैफिक जाम लगा हुआ है और लोग जल्द से जल्द इलाके से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। वीडियोज़ के अलावा ये फ़ोटोज़ भी आए हैं। दाहिया इलाका हिजबुल्लाह का मजबूत गढ़ माना जाता है और यहाँ उसे बड़ा सपोर्ट हासिल है। इस्राएली हुकूमत ने अपनी फोर्सेस को 1 जून को इस इलाके पर स्ट्राइक करने का ऑर्डर दिया। ये ऐलान ऐसे वक्त में हुआ जब इस्राएली आर्मी एक दिन पहले ही 25 साल से ज़्यादा वक्त में लेबनान के अंदर अपनी सबसे गहरी पेशकदमी तक पहुँच चुकी है, डेवलपमेंट तक पहुंच चुकी है। उधर एक लेबनानी ऑफिसर के मुताबिक मेज़ पर मौजूद प्रपोजल का मकसद ऐसा माहौल तैयार करना है जिससे रफ्ता रफ्ता टेंशन कम हो सके और लड़ाई पूरी तरह रुकने की तरफ बढ़ सके। लेकिन ज़मीनी हालात फ़िलहाल कुछ और ही कहानी बयान कर रहे हैं। इसराइल लगता है लेबनान के बहुत से हिस्सों पर कब्ज़ा जमाने जा रहा है। अब सवाल ये है कि क्या आने वाले घंटों में दाहिया पर बड़ा हमला देखने को मिलेगा या फिर आखिरी लम्हों में कोई डिप्लोमेटिक रास्ता निकल आएगा। जो दौड़ भाग फ्रांस कर रहा है लेबनान के अंदर इसराइल को रोकने के लिए, क्या वो कुछ कमाल दिखा पाएगी, हम देखेंगे। अब देखिए, जो मैंने कहा था जंग का नगाड़ा कभी भी बज सकता है, उसकी तस्दीक ये है। पिछले वीडियो में बात कंफर्म नहीं थी, अब दुनिया भर के बड़े बड़े वेब पोर्टल्स ने इस वीडियो को शेयर कर दिया है। कहा है कि अमेरिका के 60 रिफ्यूलर जहाज़, फाइटर जेट्स में हवा में ही तेल भरने वाले जहाज 60 इसराइल के बेन गुरियन एयरपोर्ट पर खड़े हैं। जंग के बाद सीज़फायर के दौरान ये जमावड़ा हट गया था, फिर से जमावड़ा लग रहा है। वजह क्या है, सोच पाना मुश्किल नहीं है। हालात सीरियस होते जा रहे हैं। फिर लेबनान की तस्वीरें दिखा रहा हूँ। ये टायर का अलहवश इलाका है। यहाँ तबाही का पैमाना और तबाही के मंजर ये बता रहे हैं
کہ اسرائیل کے حملے بہت بری طریقے سے ہو رہے ہیں۔ یاد رکھیے گا، جنگ کے مورچے پر اس وقت سب سے ہاٹ ٹاپک، سب سے ہاٹ اسپاٹ لبنان ہے، نہ ایران ہے، نہ غزہ، نہ یوکرین اور رشیا۔ سب سے زیادہ تباہی، سب سے ہیوی حملے اس وقت لبنان میں ہو رہے ہیں، جو آپ کے سامنے تصویروں سے نمایاں ہو رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں خود کہ کس لیول کی تباہی لبنان کے نہ صرف جنوبی حصوں میں بلکہ اس کے دارالحکومت بیروت کے باہری حصوں میں بھی مچائی جا رہی ہے تباہی، اور اسرائیلی فورسز لگاتار وہاں پر ایئر سٹرائکس کر رہی ہیں۔ اور یہ ایک اور تصویر ہے جو ساؤتھ لبنان پر بمبنگ کی تصویریں یا حقیقت کو بیان کرتی ہیں، جس طریقے سے وہاں پر دور سے ویڈیو بنا کر لوگ یہ بتا رہے ہیں کہ فلانے علاقے میں وہاں پر تباہی مچی ہے، وہاں میرا رشتہ دار ہوتا تھا۔ آپ جنگ کی کیفیت کو، جو بہت سے لوگ چاہتے ہیں نا جنگ چلتی رہے، سمجھوتا نہ ہو، محلے میں گولی چل جاتی ہوگی تو 4 دن باہر نہیں نکلتے ہوں گے، وہ چاہتے ہیں کہ جنگ چلتی رہے۔ آپ لوگوں سے پوچھئے وہ کیا کھو رہے ہیں۔ کوئی جنگ کبھی نہیں چلتی رہتی، ورنہ کہ جو جنگیں شروع ہوئی تھی اچھے زمانوں میں وہ آج چل رہی ہوتی، پھر تو نہ برائی ختم ہوئی، کچھ تو ختم نہیں ہوا، نہ ان جنگوں کے بعد سب کچھ ختم ہو گیا تھا۔ تو یہ حال ہے، لوگ لرز رہے ہیں اپنوں کو دیکھنے کے لیے، کمیونیکیشن نیٹ ورک پوری طریقے سے ڈاؤن ہے، لوگوں کو صحیح خبریں نہیں مل رہی، جو ہیں بھی ادھر ادھر مارے گھوم رہے ہیں، کب بیٹری ڈسچارج ہو گئی، کب کس کو اپنا پتہ دے پائیں گے پتہ نہیں۔ IRGC کے کمانڈر ہیں سردار شکاری، انہوں نے سیدھا ایران کی طرف سے وارننگ دی ہے، کہا ہے کہ لگاتار اسرائیل جو لبنان کے حصوں پر حملہ کر رہا ہے، تباہی مچا رہا ہے، وہ کسی بھی قیمت پر ناقابل برداشت ہے، برداشت کے قابل ہے نہیں، ہم بہت زیادہ اسے ٹالریٹ نہیں کر پائیں گے۔ یعنی ایران نے یہ اشارہ دیا ہے کہ لبنان پر اگر یوں ہی حملے ہوتے رہے تو ہو سکتا ہے کسی اور سمت سے، کسی اور ڈائریکشن سے اسرائیلی فورسز کو مزہ چکھایا جائے۔ کیا خود ایران لبنان کی اور حزب اللہ کی بقا کے لیے IDF پر حملہ کر سکتا ہے، اسرائیل پر حملہ کر سکتا ہے؟ یہ سچویشن بہت زیادہ سیریس ہو رہی ہے سر، گڑبڑ چل رہا ہے پورا مڈل ایسٹ میں۔ آج 1 جون 2026 کو تہران کی جعفری مسجد پر دنگوں کے پروٹیسٹ کے دوران حملہ کیا گیا، اسے نقصان پہنچایا گیا، اسے آگزنی کے ذریعے اور زیادہ ڈیمیج کیا گیا۔ یہ وہ 2 شخص ہیں جن پر الزام تھا یہ ایرانی ہیں، اور آج صبح انہیں پھانسی دے دی گئی۔ کہا گیا کہ انہی لوگوں نے دنگا بھڑکایا، وہ جو فیبرری میں حملے سے پہلے پروٹیسٹ ہو رہے تھے نا، یہ اس کے اکیوز تھے۔ ایرانی حکومت نے، ایرانی نظام نے، ایرانی جوڈیشری نے آج ان دونوں کو پھانسی دے دی۔ کہا کہ دشمن ملک کے اشاروں پر پیسہ لے کر یہ اپنے ملک کے خلاف اس طریقے کی سازشیں کر رہے تھے۔ اسرائیلی فورسز کے غزہ پر حملے جاری ہیں۔ البریجی کیمپ میں آج پھر حملہ ہوا۔ 1 جون کو ایک چلتی ہوئی سائیکل پر حملہ کیا گیا اور اس میں ایک شخص مارا گیا۔ کئی لوگ کئی اور حملوں میں زخمی بھی ہوئے ہیں۔ غزہ میں سب کچھ اب بھی ٹھیک نہیں ہوا ہے۔ غزہ میں ہر طریقے سے حملے اور یوں کہیے کہ بے دخلی، بے گھری، اس سب کا اور بھوک کا دستور اب بھی جاری ہے۔ آج غزہ کے ساحل پر ایک بوٹ، کچھ سولر پینلز، یہ سب آ گئے بہتے ہوئے، اور بتایا گیا وہ فلوٹیلا کے جہاز جو غزہ کی مدد کے لیے نکلے تھے کئی ممالک سے، ترکی سے، اسپین سے، آپ کا ٹیونیشیا سے، ان میں سے ایک کشتی بہتے ہوئے غزہ کے ساحل تک آ گئی۔ غزہ کے لیے یہ ایک میلے جیسا موقع بن گیا۔ سارے لوگ ساحل پر چلے گئے، وہاں سے جس کے ہاتھ جو لگ سکا وہ لے آیا۔ 3 سال سے یہ لوگ کسی بھی نئی چیز کو دیکھنے کے لیے ترس چکے ہیں۔ بہت بہت شکریہ، سلامت رہیے، خوش رہیے۔